हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। व्हाट इज़ सेल, सेल के फंक्शंस क्या हैं, सेल किस तरीके से वर्क करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो जो सेल है ये टॉपिक एमपीपीएससी के मेंस, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स, यूपीएससी या एसएससी, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है वहाँ पर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम आज अच्छे से याद कर लेंगे। और इसको सिर्फ हम ऐसा वन लाइनर टाइप से नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ हमें याद हो गया कि सेल की खोज किसने की, सेल क्या है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो साइंस है वो कॉन्सेप्ट से समझने का सब्जेक्ट है। इसलिए चलिए आज हम सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल क्या होती है, तो आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा, ये तो हम स्कूल टाइम से भी पढ़ते आए हैं। तो सेल क्या है, हमारे बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इस चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी की बुक से बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर बहुत छोटे छोटे कोष्ठ से मिलकर बना होता है। इसमें थोड़ी हिंदी का यूज़ ज़्यादा किया है, मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अगर छोड़ देते हैं हम, तो उसके अलावा जो भी प्लांट्स हैं या सॉरी एनिमल हैं, उनका शरीर क्या है, कोष्ठ मीन्स होता है चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर से मिलके बना होता है। जैसे ये चैम्बर्स हैं, इनसे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई होती है। इन्हीं चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल जो है, सभी जीवन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं तो वो सेल इन कोशिकाओं के अंदर होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको मेंस में ऐसा भी दे सकता है, यही लाइन आपको मेंस में लिखी मिल सकती है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, इसको समझाइए। तो अगर हमें इसके बारे में डिटेल में पता है तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो सेल या कोशिका शब्द की खोज, मतलब कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, स्मॉल चैम्बर। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो साइंस है वो क्या कहलाता है, वो सेल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर सभी प्रकार के जीव जंतु और जो वनस्पति हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, सभी का जो बॉडी है वो सेल से मिलके बना हुआ होता है। ओके, फिर एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीवन हो सकती है। ये समझने वाला पॉइंट है कि जैसे कोई एक सेल है तो ये एक सेल के अंदर ही उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जो अमीबा होता है या पैरामीशियम होता है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे वन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो बॉडी है, पूरा इनका जो शरीर है वो एक ही सेल से बना है। इसीलिए क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। ओके, फिर एक कोशीय जीवों के अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अमीबा। अब देखिए, एक कोशिकी का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि इनके अंदर एक ही सेल है, जो इनके मीन्स खाने का भी काम ये उसी सेल से कर रहे हैं, जो इनका रेस्पिरेशन है, जो इनका एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सारा काम ये एक ही कोशिका से कर रहे हैं, ना कि इनके शरीर में अलग अलग सेल्स हैं। और जो मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स बहुकोशिकीय, सेल्युलर मीन्स कोशिकीय, तो जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन के लिए अलग प्रकार की सेल होती है। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, और जो भी मीन्स क्रियाएं होती हैं बॉडी में, वो सब हैं वो
अलग अलग सेल मल्टी सेल के द्वारा होती हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। आई होप आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अमीबा पैरामीशियम है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो सब आएंगे यूनिसेलुलर के अंतर्गत। और लाइक ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएंगे। फिर कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। तो जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो ये जो सेल हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक साथ मिलकर ये क्या करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं। देखिए एक सेल है, उसके बाद में ये सेल मिलके क्या बना रही है, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही, और ये टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं, अंग का निर्माण कर रहे हैं। ओके, फिर टाइप्स ऑफ सेल में कुछ संख्या के आधार पे 2 टाइप होते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। अब ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सेल की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की, ये प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो सेल की खोज किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। फिर न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज ब्राउन ने की थी। तो हुक सेल और ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की थी। फिर पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलके बना हुआ था, जो प्लांट्स हैं तो वो भी माइक्रो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ये श्लीडन ने बताया था। और जो स्वान नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो शरीर होता है वो भी स्मॉलेस्ट सेल से मिलकर बना होता है, माइक्रो सेल से मिलकर बना होता है। तो जो श्लीडन और स्वान है, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ही सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए हमें इनके नाम याद रखने हैं। श्लीडन ने क्या बताया था, पादपों के बारे में, मीन्स प्लांट्स के बारे में, उनके प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उनका फॉर्मेशन भी सेल से होता है। और स्वान ने क्या बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी माइक्रो सेल से मिलके बना हुआ होता है। फिर फ्लेमिंग ने क्या बताया था, कोशिका विभाजन के बारे में बताया था, मतलब सेल डिवीजन के बारे में बताया था। तो फ्लेमिंग, जब कोई फ्लेम जलता है, जब कोई आग जलेगी तो वो क्या करेगी, विभाजन का कार्य करेगी। किसी भी चीज़ को अगर आप आग के सामने ले जाइए तो वो जल जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो सेल डिवीजन के बारे में किसने बताया था, फ्लेमिंग ने बताया था। एक स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला था पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम केंद्रक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पैटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे जाएंगे, तो उसमें न्यूक्लियस की बहुत अधिक भूमिका होती है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की, तो हुक ने की कब की, 1665, ये डेट भी याद रखिए आप। 1665 में 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, फ्लेमिंग ने सेल डिवीजन के बारे में बताया, और पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये स्ट्रॉसबर्गर ने बताया। ओके, इतना हमें याद हो चुका है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि अब हम इतना सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सेल की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि सेल होती है। तो 1665 में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था, तो एक और पॉइंट आया यहाँ पर कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जब कोशिका की खोज का इतिहास है वो सूक्ष्मदर्शी खोज के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन चल रहा था, जब ये इस पे रिसर्च कर रहे थे, तभी कोशिका की खोज हुई थी। ये बहुत ही मिस्ट्री टाइप की स्टोरी है। यहाँ पर क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की एक कॉर्क थी, एक बोतल थी, उसकी कॉर्क थी, ये बोतल है और इसका ये ढक्कन है। तो इसकी कॉर्क पे क्या हुआ था कि एक पतली परत जम गई। पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी ने ऐसे ऐसे छत्ते बना लिए थे, चैम्बर्स बना लिए थे, जिनको इन्होंने कोशा नाम दिया था। ओके, फिर इसी तथ्य
ये बुक, ये जो इतना स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सब का वर्णन किस बुक में मिलता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ओके, ये याद रखना है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति के आधार पे कोशिका मतलब सेल वॉल के आधार पे इसका नाम कोशा मतलब सेल रखा। तो ये कुछ क्या कर रहे थे, एक इन्वेंशन कर रहे थे। ऐसे बोतल के ऊपर कुछ कुछ डॉट डॉट जैसे चैम्बर दिखे, फिर बाद में इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने ही इसका नाम कोशिका दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनको जीवित कोशिका लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, हमने ब्राउन कलर का न्यूक्लियस डिस्कस किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। ये वही फैक्ट्स हैं, ये बार बार आएंगे तो याद हो जाएंगे। फिर सेल थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था, 1824 में दिया था। और इसमें इसमें इन्होंने बताया था कि 1824 में सेल थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया, जो फाइनली जो मतलब और करेक्शन करने के बाद 1839 में इसको प्रस्तुत किया। ये डेट आपको नहीं याद होती है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर 1855 में रुडोल्फ बिर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं। इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ कि जो सेल है उस सेल के डिवीज़न से ही अदर सेल फॉर्मेट होंगी, उनका फॉर्मेशन होगा, अदर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था, रुडोल्फ बिर्चो ने बताया था कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। फिर दो नाम और आएंगे यहाँ पर, वाटसन एंड क्रिक। हमने जो साइंटिस्ट और उनकी रचना वो पढ़ा था, इन्वेंशन वाला, कि किसने क्या खोजा, उसमें पढ़ा था कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन और क्रिक ने की थी। कब की थी, 1953 में की थी। डीएनए, तीन आ रहे हैं ना यहाँ पर वर्ड्स, तो 1953 में की थी सॉरी। फिर इन्होंने क्या बताया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ये डबल हेलिक्स मॉडल कहलाएगा। ओके, तो ये किसने बताया था, ये वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ये मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, ये याद रखना है। फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर हम पहले बता चुकी हूँ मैं, कैसे कैसे बनता है, सेल है, फिर टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। इस तरीके से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, कोशिकाओं का समूह मीन्स सेल का समूह मिलकर क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहा है, और फिर टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, और सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया है। अगर आपने आज अच्छे से सेल पढ़ लिया तो आप सेल को कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो दिया है, तो सेल का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो बीच में है ना, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो इधर पर है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर इसके और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें, तो लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रियोल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इनका एक एक फंक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आता है, किसे एनर्जी का क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका क्या काम होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद ये सेल का स्ट्रक्चर बताया है यहाँ पर कि क्या क्या होता है सेल में। तो सेल है, सेल के बाद क्या होगा, जो मतलब जो ये सेल वॉल है। फिर जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे खाली संरचनाएं होती हैं, वैक्यूल्स। फिर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ओके, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में भी ये उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ होते हैं इसमें, कि जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। और उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो
तारक मतलब सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी को मीन्स गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइक्रो बॉडीज़ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, लवक है, राइबोसोम है। आपने जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि ये सारे कोशिकांग होते हैं। फिर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, केंद्रक द्रव्य और केंद्रक कला। इसी के अंदर क्रोमेटिन जाल होते हैं, जो क्रोमोसोम्स जो इस तरीके से ऐसे उलझी हुई संरचनाएं बनाते हैं ना, यही होते हैं क्रोमेटिन जाल। फिर सेल वॉल क्या होती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, ये प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड फैक्ट आता है और मेंस में तो ये कई बार पूछा गया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इसको हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या अवयव बताया, मीन्स किस बेस पर आप ये डिफरेंस बता रहे हो। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो जो कोशिका भित्ति में सेल वॉल होती है, वो प्लांट सेल में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो एनिमल सेल होती है उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो नहीं पाई जाती है। फिर वैक्यूल, जो प्लांट सेल है, अब प्लांट की तो जो पत्तियां हैं किसी किसी पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो ऐसा याद कर लीजिए आपकी जो वैक्यूल है, रिक्तिकाएं हैं, वो प्लांट सेल में क्या होती हैं, बहुत बड़े आकार की होती है। लेकिन जो एनिमल है, तो एनिमल की तो एक निश्चित संरचना होती है, तो इसमें ये जो वैक्यूल्स हैं बहुत बहुत छोटे छोटे आकार की होती है। ओके। फिर सेंट्रोसोम, तारककाय, तारककाय क्या होता है, ये केवल शैवाल और कवक में पाया जाता है। और यहाँ पर जो तारककाय होता है वो व्यापक रूप से पाया जाता है, मीन्स सभी में पाया जाता है। फिर गोल्गी बॉडी क्या होती है, गोल्गी बॉडी जो होती है वो पादप कोशिकाओं के गोल्गी पिंड बिखरे हुए रहते हैं, मीन्स पादप प्लांट सेल में ये इस तरीके से बिखरे बिखरे रहते हैं, इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। लेकिन जो ये एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में पूर्णतः विकसित केंद्रक के निकट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और ये केंद्रक के पास में होते हैं। फिर लवक, लवक मीन्स होता है लाइसोसोम। लवक में क्या होता है, ये प्रायः पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कैसा होता है, तो पादप कोशिका के मध्य एक प्लेट बनती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है, इसमें 2 प्लेट्स बनती हैं। फिर हीमोग्लोबिन, तो प्लांट्स में आपने सुना है कभी कि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल होते हैं, तो एनिमल में अपेक्षाकृत छोटी आकृति इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर आकृति और आकार, आकृति में बड़े आकार की होती है, इस तरीके की होती है प्लांट सेल, आयताकार होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है तो एनिमल सेल अंडाकार होती है, एनिमल सेल इस तरीके की होती है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद करना है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें तो नहीं है। अब देखिए ये हमने अभी डिस्कस किया, तो ये क्या है, प्लांट सेल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आयताकार है, और ये क्या है, एनिमल सेल है। अब देखिए हमने जो डिफरेंस पढ़ा है वो हमें इसमें सीधा सीधा नज़र आएगा। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, जबकि इसमें देखिए इसमें वैक्यूल छोटी है। फिर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस इधर पे मिलेगा और यहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ा नीचे मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जो होता है वो लाइसोसोम नहीं बोलते इसको, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो हरित लवक जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन क्या एनिमल में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। फिर ये जो है स्ट्रक्चर आप बना के देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ 5 नंबर में स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, या 11 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ओके। अब सेल वॉल के बारे में बताया गया यहाँ पर कि सेल वॉल कैसे होती है। अब सेल वॉल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, इसके फंक्शन हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो इतना सेल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये फैक्चुअल पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको हमें एक बार तो एटलीस्ट डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए जो ऐसे टॉपिक हैं उसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये डिफाइन भी किया हुआ है कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, इनका शरीर केवल
इनका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, ये बहुकोशिका होगा, मल्टी सेल से बना होता है, जैसे केंचुए, मेंढक, मनुष्य, पक्षी। फिर केंद्रक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ये दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में जो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक बिना झिल्ली का होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें बिना झिल्ली के होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कड़ी कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है, जिसमें सेमी परिएमेबल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। देखिए इसको समझते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाएगी। ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर आप इजीएस्ट वे में मैं बोलूँ तो आप सीधा सीधा ऐसा याद कर लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक था सेल। ये मैं जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप इसको पढ़ लीजिए, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है। जो भी आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं या मुझे कोई और टॉपिक आप पढ़ना पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।